हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हमारे चैनल में फ्रीज वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अब यहाँ देखो इसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। इस आयोग में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। नियमानुसार इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 338 में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो है अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे हम लोग राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, तो बताएंगे हम लोग 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा जो है वो क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट देखे, पहले उनको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अनुच्छेद 343 हमने पढ़ा भी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। उसके बाद है अनुच्छेद 345, इसमें राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषा, मतलब अब यहाँ पे देखो संघ की राजभाषा के बारे में बात हुई थी। संघ की राज्य की भाषा जो है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। और यहाँ पे देखो बताया गया है राज्य की राजभाषा के बारे में। ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 345 में है। और संघ की राजभाषा जो है वो है अनुच्छेद 343 में। उसके बाद है अनुच्छेद 346, इसमें क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा क्या है? जो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में जो पत्राचार होगा उसी के बारे में इसमें बताया गया है अनुच्छेद 346 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो हम लोग बताएंगे पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है उसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। और उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जो एक मुख्य न्यायाधीश और जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनको सभी टोटल मिलाकर जो जजों की संख्या होती है 34। कितनी होती है? 34। और प्रेजेंट टाइम में जज कौन है भारत के सुप्रीम कोर्ट के? मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से क्रम के हैं, तो बताएंगे हम लोग 50वें। कौन से? 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि पहले कौन थे, तो बताएंगे हम लोग पहले थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया प्रथम न्यायाधीश थे। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला कौन थी, तो बताएंगे हम लोग फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी जो थी वह पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों को परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 जो है वह धन विधेयक को परिभाषित करता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्णय देता है? इसका निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन देता है? लोकसभा
अध्यक्ष, इसका निर्णय दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें से कि जो है धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ पे? केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और इसका जो निर्णय देता है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, उसे लोकसभा अध्यक्ष देता है। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? अभी देखो हम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन यही पढ़ा था, अनुच्छेद 343 के बारे में। या किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के बारे में। संघ की राजभाषा के बारे में हमारा अनुच्छेद 343। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और बनेगा यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 में संघ की राजभाषा संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राज्य की भाषाएं अनुच्छेद 345 में है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि जब संघ की राजभाषा के बारे में पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और वहीं पे पूछ ले जाए कि राज्य की भाषाएं किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, तो बताएंगे हम लोग अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। और ये कौन से भाग में बताया गया है, तो बताएंगे हम लोग भाग 17 में। कौन से भाग में? भाग 17 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में है। अब यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 29 अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या इसमें से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब सभी धर्म के क्या है जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे कोई भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी मतलब है, तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो है चंदा जो है या फिर धनराशि कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। और एक क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए, ये कहाँ से लिए गए हैं? लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। और कौन से भाग में है? भाग 4 में है। किसमें से? भाग 4 में है और आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अब यहाँ पे देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इनमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के ए तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसमें क्या बताया गया कि जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो है शिक्षा का अधिकार सभी का मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के एक अंतर्गत संविधान, कौन संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और कब हुआ ये? 2002 में। उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? तो बताएंगे हम लोग 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अब यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं अनुच्छेद 20 में, जैसे क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दफाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। इसमें निवारक निरोधक और विधि भी शामिल है। निवारक निरोधक विधि भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जिसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट टाइम जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12 अनुसूची। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ
उतने टाइम अनुसूचियों की संख्या थी 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ फिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ व्याख्या की गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का वर्णन है। कितनी अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में? 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ी गई। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो क्या बताएंगे हम लोग? प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। 1951 में हुआ और इसमें क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या हुआ इसमें से? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और कब हुआ? तो बताएंगे 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा और कब हुआ? ये हुआ 1992 में। उसके बाद अगला है 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और कब जोड़ी गई? तो बताएंगे हम लोग 1992 में। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। अब यहाँ देखो इसकी व्याख्या की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कथन दिया जाएगा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये किसने कहा था? ये या फिर किसका कथन है? तो बताएंगे हम लोग के.एम. मुंशी का। उसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा है। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। पेपर में पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या फिर संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो बताएंगे हम लोग ठाकुरदास भार्गव ने। किसने? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या की गई है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कुल कितने अधिवेशन हुए? तो बताएंगे हम लोग 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। और जो संविधान था उसको कब अंगीकार किया गया? तो बताएंगे हम लोग 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 किसके बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। अब यहाँ पे देखो भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित उल्लिखित किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद शक्ति है। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है,
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को? तो बताएंगे हम लोग 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे देखो जो मुख्य पॉइंट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो संविधान कब अंगीकार किया गया या पारित किया गया? तो बताएंगे हम लोग 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला पॉइंट है संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और कितने भाग थे? 22 भाग थे। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। किसके अनुसार? अंतरिम सरकार के अनुसार। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह बने। श्रम मंत्री कौन बने? जगजीवन राम बने। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन बने? आसफ अली बने। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बताएंगे हम लोग बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। और ये सारे पॉइंट याद रखना, कोई भी मतलब पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय ने। अब यहाँ पे देखो कितने पॉइंट दिए गए हैं, इसकी व्याख्या जो की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1935 में प्रथम बार संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा का विचार एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। किसकी उपज थी? एम.एन. राय की। तभी इन्हें संविधान का सलाहकार भी बोला जाता है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। निश्चित आश्वासन फिर भी नहीं दिया। उसके बाद क्रिफ प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940 में। कब पारित हुआ? 1940 में। उसके बाद क्रिफ प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया भारत? 1946 में। कब आया? 1946 में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि जो संविधान का निर्माण हुआ था वो किसके अनुसार हुआ था? तो बताएंगे हम लोग जो संविधान बना था वो हमारा बना था किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष नाम बताइए। जो अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा था। तो उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। उसके बाद अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। बी पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन सी कमेटी के? हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसका आंसर हो जाएगा 15। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब यहाँ पे देखो सभी 15 महिलाओं के नाम दिए गए हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी। तो एक बार हम लोगों को इनको भी देख लेना एक बार। देखो 15 थी। 15 में कौन कौन थी? बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी,
हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई दुर्गाबाई देशमुख, पूरा नाम इनका दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, एनी मस्करनी, लीला राय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और मालती चौधरी, ये 15 महिलाएं भारत की संविधान सभा में शामिल थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन या फिर पूछ लीजिए कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब होता है प्रारूप समिति। क्या होता है? प्रारूप समिति। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बताएंगे हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे हम लोग बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे देखो इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया था। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो बताएंगे हम लोग 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष के अलावा इसके कुछ सदस्य भी थे, उनमें से कौन कौन से देखो, टोटल सदस्यों की संख्या थी 7 और किसको मिलाकर? भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर सदस्यों की संख्या थी 7। और देखो यहाँ पे ये सारे सदस्यों की संख्या जो थी ये सब याद रखना है। पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, उसके बाद थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिसमें पहले बी एल मित्र बनाए गए थे और फिर बी एल मित्र को क्या किया गया था? हटा दिया। उसके बाद बनाया गया एन माधव राव को। उसके बाद डी पी खेतान बनाए गए थे टी टी कृष्णाचारी की मृत्यु के बाद। किसके बाद? पहले टी टी कृष्णाचारी बनाया गया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई तो बना दिया गया डी पी खेतान को। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है क्या है? सामाजिक समानता के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। सामाजिक समानता का क्या मतलब है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं। कितने आयाम शामिल? समानता के 3 आयाम शामिल हैं। सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। और देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानताओं के बारे में बताया गया है, तो हम लोग बताएंगे 3 समानताओं के बारे में। कौन कौन सी? सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि लिखित और विस्तृत संविधान ये विशेषता है भारतीय संविधान की। एकल नागरिकता ये भी है और सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ये तीनों चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियों सहित विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में लिखित और विस्तृत संविधान, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्कताधिकार, किंतु द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि यहाँ त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकार का अस्तित्व है। यहाँ पे किस प्रकार की सरकार है? त्रिस्तरीय है। कौन कौन सी है? केंद्र है, उसके बाद राज्य और स्थानीय स्तरीय की सरकार इसमें से काम करती है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस देश का जो है सबसे
विस्तृत या फिर बड़ा संविधान तो बताएंगे हम लोग भारत का। किसका? भारत का। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के लिए DPSP अर्थात राजनीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिए गए हैं आयरलैंड से। अब यहाँ पे देखो कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और दिया गया देश। ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ ली गई है? ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल कहाँ लिया गया है? जर्मनी से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अब यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है यहाँ पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा USA। कहाँ लिया गया है मौलिक अधिकार? USA से। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। अब अगर पूछ लिया जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ लिया गया है तो बताएंगे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। या फिर राष्ट्रपति को कहाँ लिया गया है तो बताएंगे हम लोग अमेरिका से। या फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान है वो कहाँ लिया गया? ये भी लिया गया है अमेरिका से। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रावधान लिए गए हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, एकल नागरिकता कहाँ लिया गया है? बताएंगे ब्रिटेन से। कहाँ? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से। और मंत्रिमंडल व्यवस्था ये कहाँ लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास होना और संघात्मक व्यवस्था ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। उसके बाद आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान ये कहाँ लिया गया? ये लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान ग्रहण किया गया है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि समवर्ती सूची कहाँ लिया गया है तो बताएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। या फिर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ लिया गया है तो बताएंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका से। या फिर पूछा जाए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रावधान कहाँ लिया गया है तो बताएंगे हम लोग फ्रांस से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ लिए गए हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा लिखित संविधान। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है क्योंकि जो भारतीय संविधान है वह सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है। अब यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। जबकि अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों का ग्रहण करना, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप होना, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन, सार्वभौम वयस्क मताधिकार एवं एकल नागरिकता ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। किसको? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है प्रस्तावना का मूल उद्देश्य। तुम्हारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। कहाँ लिया है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी, यह लिया गया है कनाडा से। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय संविधान में प्रावधान और इधर दिया गया देश, मतलब ये जो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है कनाडा से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1,17,369 शब्दों से। कितने शब्दों से? 1,17,369 शब्दों से बना है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, पूरा इनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? सॉरी सुलेखक थे। अब पूछ लीजिए भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे, तो बताएंगे हम लोग प्रेम बिहारी नारायण। उसके बाद भारत का संविधान लिखा गया था कितने वर्षों में? बताएंगे 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। कितने वर्षों में? 2 वर्ष से अधिक 3 वर्ष से कम अवधि में भारत का संविधान लिखा गया था। अब यहाँ पे देखो इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में 63,96,729 का व्यय हुआ। कितने रुपए खर्च हुए थे? 63,96,729 का व्यय हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे हम लोग 26 नवंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। इसका आंसर हो जाएगा हैसियत और अवसर की। किसकी समानता का वचन देता है? हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत या फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में। कितने भाग में है? भाग 3 में है। और प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार है? तो बताएंगे हम लोग 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और जो है समानता के बारे में कितने से कितने मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है समानता का अधिकार। कौन सा है? जो 6 मौलिक अधिकार है उनमें से एक है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। और कहाँ लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इनकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो क्या है? ये दोनों ऑप्शन क्या इसके करेक्ट दिए गए हैं। पूछा गया विशेषता नहीं है। उसके बाद अगले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। तो क्या है? ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत दिया गया है यहाँ पे। क्या? राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 367 में दी गई प्रक्रिया से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो बताएंगे 367 के अंतर्गत। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में दी गई? तो बताएंगे हम लोग भाग 20 में। उसके बाद भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अब संविधान संशोधन कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकती है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, सांसदों व विधायकों के परामर्श से
संशोधित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भारत की संसद के द्वारा, वो भी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 क्या इसमें से सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। अब यहाँ पे देखो, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है। कहाँ से लिया गया है ये? हम भारत के लोग जो शब्दावली ली गई है अमेरिका से। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो है हमारा जो संविधान है उसकी शुरुआत कौन से शब्द से होती है? तो बताएंगे हम लोग, हम भारत के लोग से। किससे? हम भारत के लोग से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।